हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। मैं अभिषेक त्रिपाठी लेकर के आए हैं आज किरचॉफ लॉ। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम किरचॉफ लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने के बाद किरचॉफ लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, किरचॉफ लॉ दिया क्यों गया। तो किरचॉफ लॉ ओम्स लॉ का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है, यानी ओम्स लॉ छोटी सर्किट पे वैलिड होता है, जबकि किरचॉफ लॉ बड़ी सर्किट पर भी वैलिड हो सकता है। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं, जो सर्किट्स बड़ी हो सकती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ हैं, यानी किरचॉफ ने दो लॉ को मिलाकर के एक लॉ बनाया। पहला लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ भी कहा जाता है। तो करंट लॉ कहिए या जंक्शन लॉ कहिए, एक ही बात है। या फिर सिंपल सा हम इसको क्या कहते हैं? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरे लॉ को लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या कहा था इन्होंने, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बच्चों को समझ में भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा सेकंड लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। उसके लिए हमें क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, उसको जब तक डेमो ना दिया जाए तब तक मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो फर्स्ट लॉ जो है वो जंक्शन लॉ है। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम, कैसा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो। क्या होता है भैया? एल्जेब्रिक सम जो होगा किसी जंक्शन पर, सर्किट के किसी जंक्शन पर अगर कई सारे करंट आकर के जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस मीटिंग पॉइंट पर जो टोटल करंट होगी, जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा जाता है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ KCL, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ करंट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, दोनों तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर किसी जंक्शन पर कई सारी करंट आ रही हैं और उसी जंक्शन से कई सारी करंट जा भी रही हैं, तो द सम ऑफ ऑल करंट कमिंग एट अ पॉइंट, coming at a junction is equals to the sum of all current leaving at that junction। उस जंक्शन से जितनी भी करंट जाएंगी और उस जंक्शन में जितनी भी करंट आएंगी, सबका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन। क्लियर हो गया? यानी किसी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट का सम उस जंक्शन पर जाने वाली करंट, सभी सम के क्या होता है? करंट सभी करंट के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो करंट आती है, जंक्शन पर जो करंट आएगी उस विच इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो जंक्शन को छोड़ेगी यानी जंक्शन को लीव करेगी विच इज टेकन एज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हो जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ का, यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है वो इंपॉर्टेंट है और वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। तो चलिए सेकंड लॉ लिखते हैं, सेकंड लॉ समझते हैं हम। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है द एल्जेब्रिक सम। क्या भैया? इसमें भी क्या रहेगा? एल्जेब्रिक सम रहेगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स in a
लूप ऑफ अ सर्किट इज जीरो। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। द सम ऑफ पोटेंशियल्स, द सम ऑफ पोटेंशियल्स इन अ लूप, किसी लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे, तो किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे, जितने भी पोटेंशियल होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। यह है किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ v इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ v इक्वल्स टू जीरो। ये तो हो गई बात वोल्टेज की, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल की। अब कई जगह पर ये भी लिख देते हैं, या फिर द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन अ लूप, इन अ लूप ऑफ अ सर्किट is equal to the, is equal to the products of current, products of current and is equal to the sum of, is equal to the sum of, is equal to the sum of products of current and resistances in it। ये है दूसरे तरीके से लिखने का मतलब। ये किरचॉफ सेकंड लॉ को ही दूसरे तरीके से लिखा गया है, दूसरे तरीके से लिखा गया। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस पोटेंशियल ही तो होता है, V इक्वल्स टू आई आर ही तो होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ही तो हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम कहें किसी सेल के किसी भी सर्किट में कोई लूप बन रहा होगा, उस लूप में जितने भी ईएमएफ होंगे वो ईएमएफ का सम किसके बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म में इसी चीज को लिखा जाए तो समेशन ऑफ ई का मतलब ईएमएफ हो गया, इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आर। जहां पर भी हमें आई आर दिखेगा उसका सम करेंगे और समेशन ऑफ ई के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। एल्जेब्रिक सम लगाना है तो जाहिर सी बात है एल्जेब्रिक सम के लिए हमें साइन कन्वेंशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो भैया साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सेकंड लॉ का साइन कन्वेंशन बड़ा आसान है, बस आपको क्या ध्यान रखना है? दो साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं, दो चीजें को ध्यान रखना है। पहले तो आप एक कन्वेंशनल करंट अपने से मान लेंगे कि भैया एज्यूम कर लिया कि हमारी करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ट्रेवर्सल की डायरेक्शन आपको खुद से तय करना है। और ये हर क्वेश्चन में आप अपने से तय कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो भैया क्या कर दिया हमने? एक ट्रेवर्सल की क्या कर ली? डायरेक्शन तय कर ली। मान लीजिए हमने डायरेक्शन ले लिया क्लॉकवाइज या डायरेक्शन ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जो हमारी ट्रेवर्सल की डायरेक्शन है वो अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलती है, किधर? हमारे जो कन्वेंशन हमने माना है, जो ट्रेवर्सल की डायरेक्शन हमने मान रखी है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर है तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव लिया जाएगा। ईएमएफ कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ हम ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। ईएमएफ क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर हो गया? पहला साइन कन्वेंशन बड़ा आसान है। क्या आसान है कि ट्रेवर्सल की डायरेक्शन हमें तय करनी है, हम क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं। अगर हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तय कर लिया, हम चल रहे हैं उस लूप में घूम रहे हैं, उस लूप में घूमते घूमते हमने देखा कि हमारे ट्रेवर्सल की डायरेक्शन बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो ईएमएफ पॉजिटिव ले लीजिए। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो ईएमएफ को क्या कर लेना है? नेगेटिव ले लेना है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर ट्रेवर्सल की डायरेक्शन बैटरी से चलने वाली करंट की डायरेक्शन में है, बैटरी से निकलने वाली करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्सल की डायरेक्शन है, तो आई आर शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। यानी
डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में हो गई, करंट की डायरेक्शन में हो गई, तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर शुड बी पॉजिटिव, आई आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका अपोजिट ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद करने हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जो है साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर साइन कन्वेंशन आपने ले लिया तब तो काम हो जाएगा, और साइन कन्वेंशन आपने गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। हाँ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। क्वेश्चन बन सकता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो भैया किस कंजर्वेशन पर, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और अगर हमारी बात करें सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ, और फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ तो समझ में आ गया, अब इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो बहुत अच्छे हैं और न्यूमेरिकल मजा आ जाएगा लगाने में। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चंस। तो वही पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क ये बना हुआ है, इस नेटवर्क में आपको क्या पता करना है, किरचॉफ लॉ का यूज करके शोन इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3, I1 I2 और I3 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो भैया I1 I2 I3 है कहां, पहले ये देख लें, है ना। तो ये सर्किट बनी हुई है, यहां पर एक बैटरी लगी है 12 वोल्ट की और यहां पर एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। ठीक है, I1 की डायरेक्शन ये दिखाया गया, ये I1 है, ये I3 है और ये I2 है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये I1 यहां से चलेगा, यहां पर चलेगा, यहां पर आकर के I1 मिलेगा। देखिए यहां से I2 आया, I2, और यहां से कौन आया, I1, और दोनों आकर के यहां पे मिल जाएंगे, दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिल जाने का मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग गया। क्या लग गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग गया। यहां पर आके मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग गया। अब यहां से दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगने के बाद दोनों किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, I3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इक्वेशन मिल गया, I1 प्लस I2 जो है वो I3 के बराबर है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पर आने वाली करंट और वहां से जाने वाली करंट का सम जो है बराबर होता है। तो इस जंक्शन पर कितनी करंट आ रही है, इस पॉइंट पर, इस जंक्शन बी पर I1 करंट आ रही थी और इधर से I2 करंट आ रही थी, मिल करके यहां चली जाएंगी, यानी I3 के बराबर हो जाएगा। यानी एक इक्वेशन हमारा बन गया, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 बन गया। अब देखो यहाँ पर ट्राइवर्सल की डायरेक्शन ये ले ली गई, एंटी क्लॉकवाइज ली गई है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ले गई, मर्जी आपकी, अब क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। फिलहाल ये सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज लिया गया, दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। चलिए, तो अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है तो इस पे ट्राइवर्सल की डायरेक्शन ये हो गई और करंट की डायरेक्शन ये हो गई। किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं इस लूप में, ए बी ई एफ लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आर। तो समेशन ऑफ ई के लिए यहां पर एक ही बैटरी है और बैटरी देखिए यहां से अगर हम जाएंगे, यहां से ऐसे ये ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो जैसे ही हम यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा कि अगर बैटरी में ट्राइवर्सल हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव ले लेते हैं। यहां से हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो पॉजिटिव क्या हो गया, 12 वोल्ट, 12 इक्वल्स टू आई आर। इस लूप में जितने भी आई आर हैं सबको ले लीजिए, इस लूप में जितने भी आई आर हैं सबको ले लीजिए, में जितने भी आई आर हर जगह दिख रहे हैं वहां से ले लीजिए। तो भैया यहाँ कहाँ दिख रहा है, भैया एक तो आर ये दिख रहा है, कितने ओम का है, 5 ओम का। इसमें करंट कितनी है, I1, और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 5 I1 हो जाएगा।
फिर यहां से आए, ये आए, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, I3 की डायरेक्शन और हमारे कन्वेक्शन की डायरेक्शन, ट्रावर्सल की डायरेक्शन सेम है, यानी 2I1 प्लस I2, या फिर I3 भी लिख सकते हैं। I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 है, तो जाएगा 12 इक्वल्स टू 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2। इसका मतलब 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है ना। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगा, देखिए इस लूप में चलते हैं। इस लूप में चलने के लिए देखो मैंने बताया ये करना है आपको, ये किया आपने, लूप बना लिया और इसमें डायरेक्शन क्या है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया आपने। जब यहां से आए इस तरफ ये इस बैटरी में एंटर कर रहे हैं तो बैटरी कैसे दिख रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव दिख रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब माइनस में रखा जाएगा। फिर ये आए यहां से यहां तक, इस डायरेक्शन में देखो ये ऊपर जा रहा है, हमारा जो ट्रावर्सल की डायरेक्शन है वो ऊपर है और इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2I1 प्लस I2 हो जाएगा। और यहां से आए, यहां पर भी ट्रावर्सल की डायरेक्शन नीचे है और इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो -3I2 हो जाएगा। क्लियर है। यहां से अब एक इक्वेशन और बन जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2। इक्वेशन बन जाएगा 2I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से क्या मिल जाएगा, हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर ही तो है। तो भैया चले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 7I1 प्लस, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 35I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर सकते हैं, माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे 31I1 इक्वल्स टू 48। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 48/31 आ गई। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 48/31 आ गई। अब I1 की वैल्यू उठा करके आप चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, I2 आ जाएगा। और I3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे आप, I3 की वैल्यू निकालने के लिए I1 प्लस I2 कर देंगे, I3 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको कहा गया था I1, I2, I3 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, जो आपका सोल्यूशन हो चुका होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको I1, I2, I3 तीनों निकालना आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अच्छा, 2 cells of EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट 2.0 वोल्ट। हमारे पास दो सेल हैं, दो सेल कौन कौन से हैं, एक 1.5 वोल्ट का है और एक है 2.0 वोल्ट का। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम है और 2 ओम है, यानी 1.5 वोल्ट का जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और 2.0 वोल्ट का जो सेल है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। उनको इस तरीके से पैरेलल में जोड़ा गया है जिससे वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करें, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे उसमें रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद यूजिंग किरचॉफ लॉ का यूज करके हमें करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, सर्किट के हर एक ब्रांच में कितनी करंट है वो पता करनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या किया गया है, सबसे पहले क्या कहा गया, हमारे पास दो सेल हैं और दोनों को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। दो सेल हैं और दोनों को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनेगी भाई, दो सेल है हमारे पास, कितने वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट का और 2 वोल्ट का। ठीक है, चलिए यहां बना लेते हैं सर्किट। सबसे पहले हम बनाएंगे 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, और क्या बना लिया हमने, 2.0 वोल्ट का, दो सेल लगा लिए हमने।
और दोनों की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए तभी तो प्लस होगा। तो यहां से करंट निकलेगी, मान लेते हैं I1, और इससे करंट निकलेगी I2। ये 1.5 वोल्ट का है और ये 2.0 वोल्ट का है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पर बना लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेम डायरेक्शन में करंट जानी है। तो यहां से जंक्शन लॉ लगाएंगे, यहां पर जंक्शन लॉ, और यहां से कितने एम्पियर का, 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। कितने ओम का, 5 ओम का इंटरनल नहीं सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। तो यहां पर कितनी करंट जाएगी बच्चा, यहां पर करंट जाएगी I1 प्लस I2। कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी करंट, है ना। यहां से देखो जंक्शन लॉ लगेगा, यहां से I1 आएगा, यहां से I2 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास दो लूप दिख रहा है, एक तो लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है। हम I1 I2 निकाल सकते हैं, तो सर्किट डायग्राम तो बन गया। अब हमें क्या करना है, लूप लॉ लगा करके क्या करना है, लूप लॉ लगा करके हमें बना देना है I1 I2 की वैल्यू बता देनी है ना। करंट बताना है हर एक रजिस्टर पर, ईच ब्रांच पर, इस पर करंट, इस पर करंट और इस पर करंट, मतलब मिला करके I1 I2 और यहां पर I1 प्लस I2 की वैल्यू बतानी है। और आपको 5 ओम के जो रेजिस्टेंस है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया A B C D E और F नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसमें लगाते हैं ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल की डायरेक्शन थोड़ा सा अलग से चेक कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ट्रेवर्सल की डायरेक्शन हम ले लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो ट्रेवर्सल की डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, ये हो गई ट्रेवर्सल की डायरेक्शन। क्लियर, ट्रेवर्सल की डायरेक्शन हो गई। अब ट्रेवर्सल की डायरेक्शन पता चल चुकी है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको। तो पहले हम लूप लगाएंगे A B C F, इसमें लूप लगाएंगे। तो चलिए इसमें लूप लगाते हैं। तो ये देखिए ऐसे घूमेंगे, ये चले, इस सर्किट में चलेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या बोलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 2 आ जाएगा। फिर यहां से चले, ये सेल मिला, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब -1.5 हो गया, इक्वल्स टू में रेजिस्टेंस कितने हैं, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है। यहां से चले, ये रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव हो गया 2I2। और ये चले यहां से यहां तक, तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रेवर्सल की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, तो -1I1। ठीक है, यहां से 2I2 -I1 इक्वल्स टू 0.5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, यहां पर देखेंगे दूसरे लूप में, यहां पर लूप कौन सा लगेगा, CFED। इस लूप में हम बनाएंगे सेकंड लॉ। कैसे रूल बनेगा, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए यहां से ऐसे चले, ये चल रहा है यहां से इस डायरेक्शन में, ट्रेवर्सल की डायरेक्शन, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 1.5 हो गया, इक्वल्स टू, इधर कौन आ गया, रेजिस्टेंस कौन सा, ये रेजिस्टेंस, इसमें कितनी करंट गई, 5 रेजिस्टेंस है, और I1 प्लस I2 करंट गया, और ये सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, प्लस I1 हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, 1.5 इज इक्वल्स टू 5I1 प्लस 5I2 प्लस I1, यानी इक्वेशन बन जाएगा 6I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1.5, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। अब यहां से देखिए, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा I1। क्लियर हो सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, तो 12I2 माइनस 6I1 इक्वल्स टू 0.6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये तो एज इट इज है, तो 5I2 प्लस 6I1 इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 17I2 इक्वल्स टू 4.5। इट मींस 4.5, इट मींस वैल्यू कितनी आ गई I2 की, I2 आ गया हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर, इतनी करंट हो जाएगी I2 पर। और I1 पर भी करंट निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख करके, आप कोई भी इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 को कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करके I2 की I1 निकाल सकते हैं, और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 की वैल्यू निकाल देंगे तो 5 ओम के रेजिस्टेंस पर कितनी करंट होगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस द एंड ऑफ
5 ओम रजिस्टर, 5 ओम के रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चा, IR होता है। I की वैल्यू यहां से हम लिखेंगे I1 प्लस I2 जो वैल्यू आएगी, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें कितना मिल जाएगा, करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है सर्किट डायग्राम, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। इसमें जो नेटवर्क दिखाया गया है, इसमें आपको हर एक ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो बतानी है। डायग्राम बनाया हुआ है, I1 I2 I3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 3 लूप बनेंगे यहाँ पे, I1 I2 I3 मतलब 3 अननोन वैल्यू है। 3 अननोन वैल्यू के हमारे पास 3 इक्वेशन होने चाहिए। तो एक लूप यहां लगेगा, एक लूप यहां लगेगा, यहां से आप लूप लगा दोगे फर्स्ट लूप, एक लूप यहां लगेगा और दूसरा लूप यहां लगेगा। 3 लूप लग जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, और 3 इक्वेशन मिलेंगे तो जाहिर सी बात है 3 वेरिएबल की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे आपकी बुक में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लगाइएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डिवाइस है जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें हम बैलेंस कंडीशन फाइंड करते हैं। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो एक इस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और इसी तरह के क्वेश्चन होमवर्क में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आएगा वो होमवर्क में रहेगा, वहां उसको आप सॉल्व करके बताइएगा। तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें P, Q, R और S तीनों की वैल्यू दी हुई है। Rg यानी जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जा रही है ये आपको कैलकुलेट करना है। कब, इन द अनबैलेंस्ड पोजीशन, किस पोजीशन पर, अनबैलेंस्ड पोजीशन पर। अनबैलेंस्ड होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगी, अगर बैलेंस पोजीशन में हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं जाएगी, है ना। फिलहाल अनबैलेंस्ड पोजीशन पर है ऑफ द ब्रिज व्हेन द बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी सर्किट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसकी सर्किट, तो सर्किट कैसे ड्रॉ होगी देखिए। सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो सर्किट के लिए हमें ये मिला, ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हो ना हो। ठीक है, और इसके साथ लगा दी जाती है एक बैटरी, जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है। तो बैटरी है 2 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी का 2 ओम है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो P की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, P इक्वल्स टू 1 ओम, Q इज इक्वल्स टू 2 ओम, R इज इक्वल्स टू 2 ओम एंड S इज इक्वल्स टू 3 ओम। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, और आपको पता करना है कि इस गैल्वेनोमीटर में IG जो करंट जा रही होगी वो कितनी करंट जाएगी। तो हम मान लेते हैं इसमें करंट कितनी जाएगी, IG करंट जाएगी। यहां से अगर हम मानते हैं कि I करंट निकलती है, कितनी करंट निकलती है, I करंट निकलती है, यहां पर पहुंचते ही करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मान लेते हैं इसमें करंट जाती है I1, तो जाहिर सी बात है यहां से जो करंट जाएगी वो जाएगी I माइनस I1, क्योंकि यहां से करंट I चली थी, यहां से करंट अगर I1 गई तो आगे कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1 करंट चली जाएगी। अब यहां पर देखो, इस जंक्शन पर करंट I1 आ रहा था और यहां पर चला गया IG करंट, तो जाहिर सी बात है इसमें जाएगा करंट I1 माइनस IG। कितना जाएगा करंट, I1 माइनस IG करंट जाएगा। ये IG करंट यहां से आएगा और ये करंट आएगा I माइनस I1, और इसमें जो करंट जाएगी वो दोनों मिल करके जाएंगी। जंक्शन लॉ लगेगा, जंक्शन लॉ यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगेगा। तो इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट जाएगी। अगर आपने ये कर लिया तो फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे। करंट की डायरेक्शन बना लिया, और साथ ही साथ जो लूप लगाना है वो लूप आपने सही से लगा लिया, ट्रावर्सल की डायरेक्शन सही सेट कर लिया। तो अब यहां पर हम 3 लूप लेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 3 है, एक I है, एक I1 है, एक G है, IG है। 3 वेरिएबल है, जाहिर सी बात हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। हम 3 लूप लेंगे। कौन कौन से लूप लेंगे देखिएगा। एक तो लूप हम ये वाला लेंगे, अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D
और इसको ई नाम दे देते हैं। तो हम पहला लूप लेंगे ए बी डी ए, ये लूप लेंगे। दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी, ये लूप ले लेंगे। और तीसरा ए डी सी ई, ये लूप ले लेंगे। यानी 3 लूप लेकर के हम यहां से 3 इक्वेशन बनाएंगे और 3 इक्वेशन बनाने के बाद वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी i1 i1 और ig की। फाइनली हमें ig की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, लूप लगाते हैं। इसमें लूप लगाएंगे तो क्या इसमें कोई बैटरी है? इसमें यहां पर कोई बैटरी नहीं है, तो इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये करंट हमें सेम डायरेक्शन में मिलेगी। यहां पर मिलेगा 1 इंटू i1 और यहां से करंट ये है 4 ओम का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है, तो 4 ig यहां से अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस 2 टाइम्स ऑफ i1 माइनस i1 है। कितना है ये? i माइनस i1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहां से? i1 प्लस 4i2 माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 4i2 नहीं है, यहां पर ig है, ig। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 3i1 प्लस 4ig माइनस 2i इक्वल्स टू 0। यहां से हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? इस लूप को लेकर के। इस लूप में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये सेम डायरेक्शन में मिलेगा, तो मिल जाएगा 2i1 माइनस ig प्लस, सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा 3i माइनस i1 प्लस ig इक्वल्स टू प्लस माइनस रहेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस 4ig इक्वल्स टू 0। यहां से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और थर्ड इक्वेशन के लिए ये लूप लगा लेंगे। इस लूप में चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2i माइनस i1, यहां से चलेंगे सेम डायरेक्शन में है तो प्लस 3i माइनस i1 प्लस ig प्लस ये देखो यहां से ये मिलेगा आपको 2 ओम। क्या मिलेगा? 2 ओम। तो प्लस 2i इक्वल्स टू 2, सेम डायरेक्शन में है और जो ट्रावर्सल की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। क्लियर है? तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए। ये सेकंड इक्वेशन यहां से मिलेगा, थर्ड इक्वेशन यहां से मिलेगा। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम i1 i और ig की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें फाइनली ig की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्लियर है? तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन मैंने बना दिए हैं, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी गैल्वेनोमीटर वाला है ना। 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़े गए हैं, यहाँ पर है 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम और 5 ओम का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम है और ये IG की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर भी 3 लूप लेना है आपको। 3 लूप कौन कौन से लेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। इक्वेशन आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। फिर यहाँ पर एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा। भाई 3 लूप लेने हैं आपको, A B D A, B C D B और A D C और E, ये वाला लूप लेना है। आप ये तीनों क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 cells of EMF 1.5, 2 volt and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद है, अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी सर्किट में चेंज आएगी। यहां पर जो सर्किट लगाया गया रिस्पेक्टिवली हैव देयर नेगेटिव टर्मिनल्स जॉइंड बाय अ वायर ऑफ 6 ओम। जो सेल्स हैं उनके नेगेटिव टर्मिनल को 6 ओम के वायर से जोड़ दिया गया और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, 4 ओम की वायर के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। अ थर्ड रेजिस्टेंस वायर ऑफ 8 ओम, अब तीसरी वायर ले ली गई जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम है। उसको क्या किया गया? कनेक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ दीज वायर्स, इन 6 रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस की वायर के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम आपको बनाना है यूजिंग किरचॉफ लॉ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ दिस थर्ड वायर। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लूप लगाना है, 2 लूप लगाने हैं, i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी और आप तुरंत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैं सर्किट बना देता हूं आपके लिए।
सर्किट क्या है देखिए, हमारे पास क्या कह रहा है, 2 सेल है हमारे पास, है ना। हमारे पास कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, एक 1.5 वोल्ट का है और एक 2 वोल्ट का है। तो भैया एक 1.5 वोल्ट का ले लिया और एक 2 वोल्ट का ले लिया, ये 1.5 वोल्ट का हो गया और ये हमने ले लिया 2 वोल्ट का। 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट, और इसमें क्या लगा देना है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक बना दिया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, ये बन गया। अगर ये 2 वोल्ट का है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और अगर ये 1.5 वोल्ट का है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को और इसके नेगेटिव टर्मिनल को वायर से जोड़ा गया है, मिड पॉइंट में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर मिड पॉइंट में जोड़ेंगे तो जो रेजिस्टेंस होंगे वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी अगर 6 ओम की बात करें तो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा मिड पॉइंट में तीसरी वायर जोड़ने से उसके रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा 3-3 ओम में। यानी यहां पर पहले तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस था, ऐसे ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था, 6 ओम की वायर थी, और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है किससे, 4 ओम के रेजिस्टेंस वाली वायर से, 4 ओम की रेजिस्टेंस की वायर से, ऐसे जोड़ा गया था पहले। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं मिली तो क्या किया गया, इसके मिड पॉइंट को, दोनों वायर्स की मिड पॉइंट को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, 8 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया गया, ऐसे ये 8 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब जैसे ही यहां से मिड पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। जो 4 ओम का और 6 ओम का था ये वायर डिवाइड हो जाएगी कितने ओम में, 2 ओम के डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 3 ओम और यहां से बन जाएगा 3 ओम। ये हो जाएगी इसकी सर्किट। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में, 8 ओम का जो रेजिस्टेंस बनाया गया है थर्ड वायर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है V = IR। यानी अगर हम इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है मान लेते हैं, अगर I की वैल्यू निकालने, R दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि I कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से एक करंट चलेगी I1 और यहां से एक करंट चलेगी I2, यहां पर लगेगा जंक्शन लॉ और ये दोनों करंट क्या मिल जाएंगी, I जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 + I2 के। यानी अगर हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लें तो I आ जाएगा, और I आ जाएगा, R दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी ये 2 सर्किट बन गई, एक लूप यहां पे लगा सकते हो आप, एक लूप इसमें लगा सकते हो, ये लग गया लूप, और दूसरा लूप ये लग जाएगा, 2 लूप लग जाएंगे, सर्किट बन जाएगी। तो 2 लूप लगा करके इक्वेशन बना करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन बना देते हैं, चलिए इक्वेशन क्या बनेगा यहां से, अगर हम ये जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तो हो जाएगा 1.5 इक्वल्स टू, ये गए यहां से देखो, ये करंट जाएगी, ये करंट जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2I1, यहां से गया, ये हो जाएगा 8 + 8 I1 + I2, और यहां से करंट जाएगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में करंट वापस जाएगी, I1 जाएगी, यानी प्लस हो जाएगा 3I1। इसी तरीके से इसमें लगाओगे तो सब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सब चल रहा है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सब नेगेटिव हो जाएगा, सब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, सेम आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, यहां पर 1 ओम भूल रहे थे, 1 ओम भूल रहे थे तो प्लस 1I1 भी रहेगा, भाई इसका भी तो रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, इसका भी तो रेजिस्टेंस रहेगा। तो दूसरे लॉ लगा दे तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर I1 I2 की वैल्यू मिल गई तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। I1 I2 निकाल करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर I = I1 + I2 पुट करेंगे और V = IR रख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जितने भी होमवर्क दिए गए हैं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।